नमस्कार साथियों, चंद्रहासनी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। चंद्रहासनी एकेडमी की तरफ से सीजीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि मात्र और मात्र 19 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आपको तीन जो है जीएस के मेगा टेस्ट देखने को मिलेंगे और 2 जो है आपको सेकेंड पेपर के मेगा टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार टोटल 5 जो है आपको टेस्ट दिलाने को मिलेगा। यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है खास डिजाइन किया गया है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, और इसका शुल्क मात्र 19 रुपया रखा गया है, ताकि हर बच्चा यह टेस्ट दिला के अपनी तैयारी को परख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला टेस्ट हुआ है मेगा टेस्ट 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है। निम्न में से कोरिया रियासत के किस शासक ने लंदन में होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह, ऑप्शन बी रामानुज प्रताप सिंह देव, ऑप्शन सी गरीब सिंह, ऑप्शन डी धारामल शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज प्रताप सिंह देव। इन्होंने क्या किया था? 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। शिवमंगल सिंह जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय ये शासक थे। गरीब सिंह जब अप्पा साहेब ने कोरिया परगना को अंग्रेजों को सौंप दिया। कोरिया परगना को क्या कर दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, कोरिया परगना को किसको सौंप दिया? ब्रिटिशों को सौंप दिया। ब्रिटिशों को सौंप दिया। उस समय ये शासक थे कौन? गरीब सिंह। धारामल शाह कौन थे? तो ये संस्थापक हैं कोरिया रियासत के। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ ब्रिटिश के विरोध में कब विद्रोह किया? ठीक है, ऑप्शन ए 10 जनवरी 1958, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1857, 22 जनवरी 1857 या 18 जनवरी 1858। हनुमान सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, इन्होंने 18 जनवरी 1858 को अपने 17 सिपाहियों के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह छेड़ दिया था। और इन्होंने 18 जनवरी को ही क्या किया? 18 जनवरी को 3री बटालियन के सार्जेंट मेजर सिडवेल की उसके घर में घुसकर शाम के 7:30 बजे गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, ये हो गया 18 तारीख की घटना। अगला है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को क्या किया गया? 19 जनवरी को इनके 17 साथियों को, जिन्होंने मंगल सिंह पांडे जी का साथ दिया था, उनको पकड़ लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया 19 जनवरी को। और 22 जनवरी को इन 17 लोगों को फांसी दे दी गई। याद रखिए, मंगल पांडे गिरफ्तार नहीं किए गए थे, वो पकड़े नहीं गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित कीजिए है। चलिए भाई जोड़ी मिलाते हैं। एक साइड ब्रिटिश अधीक्षक का नाम दिया हुआ है, दूसरा प्रमुख घटनाक्रम पूछा गया है। कैप्टन एंडमन, मिस्टर सैंडिस, पी वांस अगेन न्यू और मिस्टर क्राफर्ड। ठीक है, कैप्टन एंडमन, इनका शासनकाल 1818 में चला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। मिस्टर सैंडिस, इनका जो शासनकाल है वो 1825 से 1828 तक माना जाता है। पी वांस अगेन न्यू, इनका शासनकाल 1818 से 1825 तक माना जाता है। और मिस्टर क्राफर्ड 1828 से 1830 तक इनका शासनकाल या कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, कैप्टन एंडमन के समय क्या हुआ था? डोंगर के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया था। मिस्टर सैंडिस, इन्होंने क्या किया था? ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की थी और दो ताहूतों का निर्माण किया था। कौन कौन सी? लोरमी और
तारिंगा नामक दो ताहूतदारी प्रथा शुरू की थी। कब? 1826 और 1828 में। 1826 और 1828 में। अगला जानना है, पी वांस एगेन्यू। एगेन्यू ने क्या किया था? बंद कर। पी वांस एगेन्यू, इनके शासन काल में क्या हुआ था? तो इनके शासन काल में याद रखिए परलकोट विद्रोह का दमन किया था। किसने? पी वांस एगेन्यू ने। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। और मिस्टर क्रॉफर्ड ने क्या किया था? इन्होंने ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति की थी और पुनः मराठों को क्या कर दिया था? उनका शासन सौंप दिया था। तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, सैंडिस क्या किए हैं? लोरमी और तारेंगा 1। 4 1 2 3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में ही है 4 1 2 3। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किसने किया था? सुखराम, सेठ गोपी किशन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या बंसीलाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखराम जी ने 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों को सेवा पहुंचाना था और लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनको सहायता पहुंचाना, उनको सेवा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिए, निम्न कथन पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। सरबपुरी शासकों ने अपने ताम्रपत्र अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग किया था। सरबपुरी शासकों ने अपने ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त संवत का प्रयोग किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। राजसी तुल्य वंश का पतन सरबपुरी शासकों द्वारा किया गया, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सही, ये सही है। राजसी तुल्य वंश का पतन सरबपुरी शासकों द्वारा किया गया था। सरबपुरियों की अंतिम राजधानी सिरपुर थी, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राजसी तुल्य वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय रहे। ठीक है, जिनको सरबपुरी शासक ने युद्ध में हराया था। क्लियर है क्या जी? तो ऑप्शन 2 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन को देख के भी आप यहां से निर्धारित कर सकते थे। केवल एक, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा एक ठो। तो याद रखिए, जब भी आपको सत्य असत्य कथन पूछा जाए, कूट में पूछा जाए, तो प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है आप सही कर सकें। बस आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें यदि आपको नहीं आता है तो नहीं बनेगा। ये 2 स्टेटमेंट नहीं आते हैं, फिर भी यदि आपको पता है पहला गलत है करके, तो बाकी से आप बना सकते थे, या ये दोनों आते थे तो इससे भी आप बना सकते थे। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, तुरतुरिया में स्थित गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित की गई थी? सातवाहन, गुप्त, पांडुवंश या मौर्य काल? तो याद रखिए, तुरतुरिया में जो गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है वो जो है मौर्य काल में निर्मित की गई थी। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के दौरान यहाँ की किया था, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और इनके शासन काल में यहाँ ये जो तुरतुरिया है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणियों का विशाल क्या था? जनसभा था। ये विशाल रहने का व्यवस्था किया गया था, जहां पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, मल्हार में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सोमराज, उल्हड़देव, वल्लभराज या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो याद रखिए, ये जो है सोमराज नामक ब्राह्मण के शासनकाल में निर्मित किया गया था, जो कि जाजल्यदेव द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। क्लियर है क्या जी? ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये क्या बोला गया है? सुमेलित करें। कलचुरी कालीन अधिकारी और उनका विभाग दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। महाक्षपटलिक ये क्या था? ये राजस्व विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, ये हो जाएगा 4। नैमित्तिक ये क्या होते थे? ये राज्य ज्योतिषी हुआ करते थे, जो ज्योतिषी का काम करते थे। महाबलाधिकृत ये क्या होते थे? मुख्य सेनापति हुआ करते थे। और दंडपाशिक दंड देने वाला कौन? पुलिस अधिकारी। तो ये 2 हो जाएगा, 4 1 3 2। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यदि आपको केवल इनमें से ठीक है, एक ही महापक्ष
माफ कीजिए महाक्षपटलिक यही आते रहता कि ये क्या होता है, राजस्व विभाग का प्रमुख होता है, तो भी आप आंसर लगा सकते थे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासकों को उनके शासन क्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कवर्धा का जो फड़ी नागवंश है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? अहिराज माने जाते हैं, जबकि अंतिम शासक मोनिंग देव माने जाते हैं। अहिराज से मोनिंग देव के मध्य कौन कौन राजा आए? तो पहले राजा थे अहिराज, उसके बाद सर्पवंदन, फिर कौन आएंगे? तो यशोराज। तो पहला पांचवा कौन हो जाएंगे? यशोराज। देखिए किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, यहां से आपका क्वेश्चन एक बार में बन गया। क्लियर है क्या? ठीक है, आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, अहिराज के बाद कौन आएंगे? अहिराज के बाद खड़ग देव आएंगे, उसके बाद महिम देव आएंगे, उसके बाद गोपाल देव आएंगे और लास्ट में लक्ष्मण देव। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न आदिवासी विद्रोह एवं उनका समय सुमेलित नहीं है। ठीक है, आदिवासी विद्रोह दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह 1774 से 78 या फिर 79 इसके मध्य हुआ था। अजमेर सिंह जो कि यहाँ के राजा थे, उन्हीं के द्वारा अपने भाई दरिया देव के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो राजगद्दी के लिए, सत्ता के लिए यह विद्रोह किया गया था। लिंगागिरी विद्रोह 1856 बस्तर का महान मुक्ति संग्राम जिसे झाड़ा सिरहा द्वारा किया गया था। मुरिया विद्रोह 1842-54 ये जो है गलत है, 1876 में हुआ था। झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा। लिंगागिरी कौन जी? ध्रुवाराम माड़िया, ध्रुवाराम माड़िया, माफ कीजिएगा मैं ये झाड़ा सिरहा बोल दिया था क्या? गलत है वो। ठीक है, कोई विद्रोह 1859 में हुआ, किसके द्वारा किया गया था? तो नागुल दोरला के द्वारा किया गया था। साल वृक्ष के कटाई के विरोध में ये कोई विद्रोह किया गया था। ये गलत है, बाकी सब सही है, इसमें गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकर्णपुर महल का निर्माण किस कलचुरी शासक के शासनकाल में किया गया था? राज सिंह, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या रामचंद्र देव? तो ये जो विकर्णपुर महल है इसका निर्माण जो है रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में किया गया था, जो कि अकलतरा में आपको देखने को मिलेगा। अकलतरा में और कौन सा निर्माण कार्य प्रमुख है? तो याद रखिए अकलतरा में आपको देखने को मिल जाएगा रेवत मंदिर, रेवत मंदिर, मंदिर। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय द्वारा क्या निर्माण किया गया था? ये जो है दो निर्माण कार्य किए गए थे, अकलतरा में दोनों बनाए गए, विकर्णपुर महल और रेवत मंदिर। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के द्वारा क्या बनाया गया है? रतनपुर का फेमस महामाया मंदिर और रतनपुर शहर बनाया गया। ठीक है, ये कौन सा है? महामाया मंदिर का निर्माण किया गया। रामचंद्र देव द्वारा रायपुर शहर की स्थापना की गई, किसके नाम पर? तो अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में 1920-21 में हुए असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बाजीराव कृदंत के द्वारा विधानसभा की सदस्यता त्यागने पर जनता से उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई, जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। रतनपुर में चरखा प्रचार प्रसार का कार्य पंडित रघुनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। रतनपुर में चरखा प्रचार का जो कार्य है वो पंडित रघुनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। 7 फरवरी 1921 को राजिम में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया गया, तो ये राजिम में नहीं, ये रायपुर में किया गया था और रायपुर में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, कब? 1921 में। रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हेतु माधवराव सप्रे ने 10,000 रुपये की राशि दी थी। तो रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हेतु नहीं, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु इन्होंने कितनी दी थी? 10,000 राशि प्रदान की थी। राष्ट्रीय पंचायत कहां कहां बनाया गया था? तो रायपुर में बनाया गया था और धमतरी में बनाया गया था। रायपुर का किसके द्वारा बनाया गया था? तो सेठ जसकरण डागा, सेठ जसकरण डागा। जबकि धमतरी में जो राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया था वो बाजीराव कृदंत के द्वारा किया गया था।
बाजीराव कृदंत के द्वारा दिया किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और कौन सा सही नहीं है यही पूछा गया है, तो नहीं कौन सा है, केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप इसको हाईलाइट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमसे बहुत गलती कराता है, तो गलती से हमको बचना है, तो इसको पहले हाईलाइट कर दीजिए। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2 पढ़ते हैं भाई। क्या कथन है, क्या पूछा गया है। कथन, 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। बिल्कुल सही है भाई, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। 5 जुलाई 1921 ईस्वी को माखनलाल चतुर्वेदी जी को कठोर कारावास की सजा हुई थी। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन कथन 1 और कथन 2 का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसमें दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध संजू देवी यादव का संबंध किस जिले से है। पहले तो जानिए ये संजू देवी यादव किस जिले की रहने वाली हैं। तो ये जो है रायपुर, कोरबा, दुर्ग या राजनांदगांव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा जिले की रहने वाली हैं। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक कबड्डी की प्लेयर हैं, कबड्डी प्लेयर हैं भाई। ठीक है, इन्होंने अपना डेब्यू ठीक है, कहां से शुरू किया गया था, कहां से शुरू किया, कहां इनको भारतीय महिला टीम में स्थान मिला, तो याद रखना 6वीं महिला कबड्डी एशियन चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था, वहां इनको स्थान मिला भारतीय महिला टीम में खेलने का, जिसमें भारत जो है विजेता रहा। भारत ने किसको हराया, तो याद रखिए ईरान को हराकर इसमें जो है भारत क्या बन गई थी, विजेता बन गई थी। अगला जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो कि ढाका बांग्लादेश में खेला गया था, यहां भारतीय महिलाओं ने अपना परचम लहराया और इसमें भी भारत जो है विजेता हो गई। भारत किसको हराकर विजेता बनी, तो याद रखना चीनी ताइपे नामक टीम को हराकर क्या बनी थी, ये विजेता बनी थी। भारत ने जो है कुल 35 पॉइंट्स लिए थे और इस 35 पॉइंट में अकेले जो है 16 पॉइंट दिलाए थी कौन, संजू देवी यादव। और संजू देवी यादव अकेले 16 पॉइंट दिलाकर 2025 की महिला कबड्डी में बन गई हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ की बेटी ने पूरे भारत में अपना परचम लहराया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बस्तर में मनाए जाने वाले निम्नलिखित पंडुम पर्व सुमेलित नहीं है। कारे पंडुम वृक्ष काटने जलाने का पर्व है, बिल्कुल सही है। बोटी गटी पंडुम ये बीज बोने का पर्व होता है। ठीक है, बुआई कटाई ऐसे याद रखिए, बीज बोने का पर्व होता है। इरुप पंडुम मऊहा बिनने, जब मऊहा बिनने जाते हैं जो आदिवासी लोग, तो उस समय इरपू पंडुम का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कप्पल पंडुम नवा चावल आने का पर्व, नवा चावल आने के पर्व के समय नवा खाई का रस्म किया जाता है, ना कि कप्पल पंडुम। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां भी गलत ही पूछा गया है। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। बैगा जनजाति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या कथन है भाई, बैगा जनजाति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए बोला है। बैगा जनजाति रायपुर संभाग की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। ये रायपुर संभाग की नहीं, ये दुर्ग संभाग की विशेष रूप से क्या है, कमजोर जनजाति समूह है। तो एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनका पेय पदार्थ ताड़ी है। 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं और क्या क्या कथन है इसमें। इनके परंपरागत वस्त्र को चौखाना मुंगी कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। बैगा विकास प्रकोष्ठ कबीरधाम जिले में स्थित है। बैगा विकास प्रकोष्ठ नहीं, बैगा विकास अभिकरण आपको देखने को मिलेगा कहां पर, तो ये देखने को मिलेगा कबीरधाम जिले में। बैगा विकास प्रकोष्ठ ये कहां कहां है, बैगा
विकास प्रकोष्ठ आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको 3 स्थानों पर। ठीक है, कौन कौन सी जगह? यदि नीचे देखें तो आपको राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेगा? तो मुंगेली में देखने को मिल जाएगा और एमसीबी में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहलाइन की छाल से रस्सी निर्माण का पारंपरिक कार्य निम्न में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो यह इनका पारंपरिक कार्य है और यह कार्य करने वाली जो जनजाति है वो कहलाती है बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, बरोखी विवाह का प्रचलन सरगुजा संभाग की पंडो जनजाति में है। इस विवाह का आधार है लड़की द्वारा विवाह हेतु हट करना, वर को अंगूठी पहनाकर विवाह कर लेना, वधु को माफ कीजिए अंगूठी पहनाकर विवाह कर लेना, लड़का एवं लड़की का उनके मर्जी के बिना विवाह कर लेना, या इनमें से कोई नहीं। इसको तो पहले काट दीजिए, जनजातियों में ऐसा कुछ विवाह होता ही नहीं है। ठीक है, ये बरोखी विवाह पंडो जनजाति में किया जाता है। ये किस प्रकार का विवाह है? जब वर के पास धन नहीं रहता है तो वर क्या कहता है, धन के अभाव में वधु का वरण केवल और केवल अंगूठी पहनाकर करता है, अर्थात अंगूठी पहनाकर उसे घर अपने घर ले आता है, शादी कर लेता है। यही कहलाता है क्या? बरोखी विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति मैकल क्षेत्र में निवास करती है? बैगा, सौरा, अगरिया, बिंझवार या बिरहोर। बैगा जनजाति आपको मैकल क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सौरा जनजाति महासमुंद अर्थात ये निवास करेगी महासमुंद में, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगरिया जनजाति आपको देखने को मिलेगी कहाँ? मैकल क्षेत्र में। बिंझवार जनजाति आपको देखने को मिलेगी बलौदा बाजार में, तो ये भी क्या हो गया? कट हो गया। बिरहोर जनजाति ये आपको रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेगी, रायगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, रायगढ़ के साथ जसपुर, कोरबा और बिलासपुर इन क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में गम्मत का बैठे साज स्वरूप कहाँ प्रचलित है? गम्मत के 2 साज होते हैं, एक बैठे साज, एक खड़े साज। ठीक है, तो बैठे साज का जो स्वरूप है वो आपको रतनपुर में देखने को मिल जाएगा। कौन से क्षेत्र में? रतनपुर में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? नरेंद्र देव वर्मा की रचना सुबह की तलाश पर किस लोक नाट्य का मंचन किया गया है? ए आगरा बाजार, बी माटी की गाड़ी, सी बहादुर कलारीन या डी सोनहा बिहान। तो याद रखिए नरेंद्र देव वर्मा की जो रचना है सुबह की तलाश, इस पर सोनहा बिहान नामक क्या किया गया है? लोक नाट्य का मंचन किया गया है। ये नरेंद्र देव वर्मा, इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो याद रखिए इनकी प्रसिद्ध कृति है अरपा पैरी के धार, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। क्लियर है जी। चलिए अगला देखते हैं, सुमेलित करें। ठीक है, सुमेलित कीजिए। तुरुम, झाब, किरगिज, सुलुड। ठीक है, तुरुम, झाब, किरगिज या सुलुड। पहले तो जानते हैं ये है क्या? तो ये वाद्य यंत्र हैं। ये किस प्रकार के हैं? तत्वाद्य यंत्र। ऐसा वाद्य यंत्र जिसको तंतु या धागे के सहारे जिससे क्या किया जाता है? ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो कहलाता है तत्वाद्य यंत्र। घन, आपस में जिसको टकराकर या पीटकर क्या किया जाता है? आवाज उत्पन्न की जाती है, वो कहलाता है घन। सुशिर किसे कहा जाता है? तो मुंह के सहारे फूंककर या सांस के द्वारा जिससे आवाज निकाली जाती है वो कहलाता है सुशिर। क्या कहलाता है जी? सुशिर। वितत, वितत कौन सा होता है? तो याद रखिए वितत जिसमें घर्षण से या धनुष को घर्षण से क्या किया जाता है? आवाज उत्पन्न की जाती है, वो कहलाता है वितत वाद्य यंत्र। क्या कहलाता है? वितत वाद्य यंत्र। यदि यहाँ पे क्या रहता? फोटो रहता तो हो सकता है 1 मिनट, यहाँ फोटो आ सकता है क्या? फोटो आ सकता है क्या यहाँ पे? ठीक, चलिए नहीं बनेगा, लाते। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तुरुम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वितत वाद्य यंत्र है। एक आचार किस में है? देखिए एक आचार ऑप्शन नंबर सी में ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हरेली का पर्व सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। हरेली का पर्व जो है सावन पूर्णिमा को नहीं, अमावस्या को मनाया जाता है। और यदि आप छत्तीसगढ़ अंचल में, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते होंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम लोग गांव में रहते थे, तो इस दिन पहले कहा जाता था इस दिन शाम को घर से निकलना नहीं है, क्योंकि इस दिन काली शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। क्योंकि अमावस्या, यदि आपने मूवी भी देखा होगा तो उस समय बताया जाता है मूवी में भी अमावस्या के दिन इसकी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी। तो याद रखिए वो कौन सा अमावस्या, सावन अमावस्या, जो हरेली पर्व जो है मनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूर्णिमा दे दिया है भाई। इस दिन पशुओं को औषधि खिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख पकवान खिचड़ी होता है। इसका प्रमुख पकवान खिचड़ी नहीं होता है, ठीक है, गुड़ लाटा होता है। अगला, हरेली के अवसर पर किसान बैलों की पूजा करते हैं। हरेली के अवसर पर नहीं, पोला के अवसर पर किसान जो है बैलों की पूजा करते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ठीक है। अगला देखिए भाई, राउत जाति के द्वारा मातर तिहार का आयोजन कब किया जाता है? दिवाली के दिन, दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के तीसरे दिन या दिवाली के चौथे दिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिवाली के तीसरे दिन जो है राउत जाति के द्वारा, ठीक है, ये जो है मातर तिहार का आयोजन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? तो पशुओं एवं गायों का आभार व्यक्त करने हेतु इनके द्वारा ये जो है माता तिहार का आयोजन किया जाता है, ठीक है, गोवर्धन पूजा के बाद। क्लियर है जी। इसमें जो है पृथ्वी देवी की उपासना करते हैं, अर्थात धरती माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, धरती माता की पूजा की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि धरती माता से ही हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है, अर्थात कृषि से संबंध स्थापित किया जाता है। क्लियर है क्या? अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण को सिर से पांव तक क्रम में जमाइए, ठीक है। खोटीला, ठीक है, खोटीला ये कहां पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। पटला, ठीक है, पटला ये कहां पहना जाता है? तो ये जो है कलाई में पहना जाता है। चुटकी जो है कहां पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। सकरी कहां पहना जाता है? तो ये कमर में पहना जाता है, इसीलिए, ठीक है, कमर जो है कमर में पहना जाता है सकरे पोर्शन पे, इसलिए इसका नाम क्या है, सकरी है, ठीक है। और पटिया कहां पहना जाता है? तो ये सिर में पहना जाता है, अर्थात पहले में क्या होगा, 5 होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पैर चुटकी 3 होगा, ठीक है। किसमें है? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जी। चापड़ा चटनी कहां प्रचलित है? ए बस्तर, बी सरगुजा, सी दुर्ग या डी रायगढ़? यदि आप लोग यहां गए होंगे तो आपको पता होगा कि बस्तर में एक चटनी फेमस है जो चापड़ा चटनी के नाम से जानी जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे ये चटनी किससे बनाई जाती है और इसका स्वाद कैसा होता है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म कौन सा है? कहीं देवे संदेश, घर द्वार, मोर छुइयां भुइयां या भूलन द मेज? छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म, ये पहली फिल्म है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। और पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? तो पहली रंगीन फिल्म है मोर छुइयां भुइयां, ठीक है, जो कि जब रिलीज हुई थी तो थिएटरों में भीड़ उमड़ गई थी। इतनी बेहतरीन मूवी है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देखिएगा। कौन सी मूवी? मोर छुइयां भुइयां, जो पहले बनाया गया था, उसका बाद में धीरे धीरे सीरीज ला रहे हैं, 2-3 ला रहे हैं, ठीक है, वो सब तो नहीं देखा मैंने, लेकिन ये जो है मोर छुइयां भुइयां वो बहुत बेहतरीन मूवी है। अगला है, श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है राम वनवास, राम वनगमन, रामायण सार संग्रह या राम राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम वन गमन, इसका राम वनवास, माफ कीजिएगा, इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक, ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रीष्म ऋतु में दैनिक उच्चतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बिल्कुल जो है गर्मी के समय तापमान बढ़ जाता है, इस कारण तो ज्यादा गर्मी लगती है जी। क्यों बढ़ता है गर्मी? बसंत ऋतु के पश्चात, ठीक है, अर्थात ठंड ऋतु के पश्चात, ठंड के बाद बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु के पश्चात क्या होता है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। सूर्य कहाँ हो जाते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण प्रदेश का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को जो बीच से काटती है वो रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये रेखा कहलाती है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये रेखा कहलाती है मकर रेखा या इसी को कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। वास्तव में जो सूर्य नारायण की गति होती है वो इन दोनों जो है रेखाओं के मध्य ही होती है, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र है इधर के क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्लियर है क्या? थोड़ा सा गर्म होता है। जो भूमध्य रेखा के पास होंगे उन देशों में गर्मी का प्रभाव ज्यादा होगा, ठीक है, गर्मी का प्रभाव ज्यादा होगा। हमारा भारत आपको यहां कहीं पे देखने को मिलेगा, हमारा भारत यहां कहीं पे आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, यहां कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहां कहीं पे, ठीक है। तो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है और 21 जून वो दिन होता है जिस दिन सूर्य की किरणें हम पर सीधी लंबवत पड़ती हैं। इस कारण इस दिन जो है सूर्यास्त देर से होता है और सूर्योदय जल्दी हो जाया रहता है, सूर्यास्त लेट से होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हम पर पड़ती है और ये जो है धीरे धीरे सूर्य जो है कब जी, 21 मार्च के बाद हमारी तरफ आना चालू करते हैं, इसलिए गर्मी का प्रभाव ज्यादा होने लगता है। तो ये बिल्कुल सही है, कारण बिल्कुल सही स्पष्टीकरण देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज नरेंद्र सरबराज का पुत्र था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नरेंद्र ने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया था, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जबकि उन्होंने 24वें वर्ष को रजत जयंती के रूप में मनाया था। आप कमेंट करके बताएंगे उस समय उन्होंने कौन सा ताम्रपत्र जारी किया था। प्रथम सरबपुरीय शासक प्रसन्न मात्र थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, सही है। सरबपुरीय शासकों में सर्वाधिक ताम्रपत्र महासुदेव राज के ही प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 सभी जो है इसके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। परियोजना का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड जिला। मिनी माता परियोजना कौन सी नदी पर है? हसदेव नदी पर चलाई जा रही है। दूसरा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये महानदी पर चलाई जा रही है जो रुद्री बैराज के नाम से जाना जाता है, रुद्री बैराज के नाम से जाना जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह, ये कोडार नदी पर चलाई जा रही है जो कोडार परियोजना के नाम से जाना जाता है। और संजय गांधी परियोजना, ये खारंग नदी पर चलाया जा रहा है रतनपुर में, जो बिलासपुर जिला में पड़ता है, जिसको खूंटा घाट बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मिनी माता हसदेव परियोजना मतलब कोरबा, कौन सा नंबर 4। डॉक्टर खूबचंद बघेल मतलब महानदी रुद्री बैराज धमतरी 3। शहीद वीर नारायण सिंह मतलब कोडार परियोजना महासमुंद। संजय गांधी बिलासपुर, 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, एक ही ऑप्शन में 4 3 2 1 है। 4 यदि आपको एक तो पता रहता तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। मैं आपको बार बार बोलता हूं, सही जोड़ी मिलाओ या कूट में जो पूछा जाता है वो आसान होता है बाकी के कंपेयर में, ठीक है। देखिए जैसे कि अगला, पाट प्रदेशों के भूगर्भिक संरचना में दक्कन ट्रैपसेल समूह पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस कारण पाट प्रदेशों में आपको अधिक मात्रा में बॉक्साइट देखने को मिलेगा। पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, बिल्कुल सही है। 6208 वर्ग किलोमीटर के में फैला हुआ छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ का मात्र 4.59% भूभाग पे फैला हुआ है। पंडरापाट राज्य के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। बंदरकोट, भालूमाड़ा, राकामाड़ा गुफाएं मैनपाट में स्थित है। जी हाँ, जब आप मैनपाट जाएंगे अर्थात छत्तीसगढ़ के शिमला जाएंगे तो यहाँ आपको बंदरकोट, भालूमाड़ा, राकामाड़ा, झील गुफा, पैक गुफा जैसी गुफाएं भी देखने को मिल जाएंगी। और आपको एडवेंचर करने का शौक है तो यहाँ परपटिया और
मालतीपुर नामक एडवेंचर जोन भी है। अगला, जसपुर में स्थित कैलाश गुफा को राड गुफा भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जसपुर में जो कैलाश गुफा है एक चट्टान को काट कर बनाया गया है, ठीक है, संत रामेश्वर दास द्वारा, जिसे राड गुफा के नाम से भी जाना जाता है। आप बताइए संत रामेश्वर दास को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध किस नाम से है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, एक साइड ऊंची चोटी दिया हुआ है, दूसरा साइड ऊंचाई दिया हुआ है और सुमेलित करने को बोला गया है। मुस्की पहाड़, गिधवा पर्वत, लाफागढ़, बदरगढ़ की चोटी। मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। आप पहला देखे, इसमें एकदम डर गए, तो पहला दूसरा आपसे नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। बदरगढ़ की चोटी आपसे बनेगा। बदरगढ़ की चोटी कितनी है? 1176 मीटर के साथ महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। डी ऑप्शन का क्या होगा? 4 होगा। डी ऑप्शन का क्या होगा? 4 होगा। 4 किस में है? एक ही ठो में है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना आसान होता है। लाफागढ़ 1048 मीटर, आप इसको भी पढ़े होंगे, पेंड्रा लोरमी के पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। गिधवा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 732, और ये कितना हो जाएगा? 1086 मीटर। मुस्की पहाड़ जो कि आपको देवगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए, राज्य के मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मंत्रिमंडल का प्रमुख सलाहकार, राज्य में संचालित, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये ऐसा होना चाहिए। मुख्य सचिव के संबंध में असत्य कथन है, असत्य कथन है, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, यह सत्य कथन है। मंत्रिमंडल का प्रमुख सलाहकार होता है, यह भी सत्य कथन है। राज्य में संचालित जिला सहकारी विकास अभिकरण का पदेन अध्यक्ष ये नहीं होता है, कलेक्टर होता है। राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक होता है, यह भी सही है। तो केवल 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका प्रावधान आपको 153, 156, 163 या 174, तो याद रखिए भारत के संविधान में 163 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल, ठीक है, की सहायता के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। क्लियर है जी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का पुलिस महानिदेशक कौन है? अरुण देवगौतम, अशोक जुनेजा, मोहन शुक्ल या शेखर दत्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण देवगौतम वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक हैं। आप कमेंट करके बताइएगा छत्तीसगढ़ में प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ये रहे आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न। बाकी प्रश्नों को आपको ये जहां से पंचायती राज चालू हो रहा है रोहित सर डील करेंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज सीजीपीएससी प्रीलिम्स का मेगा टेस्ट 1 हुआ है, तो चलिए उनके क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। देखिए 37वां नंबर का सवाल, एक उम्मीदवार निम्न में से कौन सी अभिकर्ता की नियुक्ति करता है? तो एक उम्मीदवार लेखा अभिकर्ता नहीं करता है, निर्वाचन अभिकर्ता करता है, प्रचार अभिकर्ता तो नहीं करता जी। प्रचार करने के लिए तो खाओ पियाओ, प्रचार करने के लिए लाइन लग जाते हैं। मतदान अभिकर्ता करते हैं, गणना वोटिंग की गणना करते हैं, मुख्य अभिकर्ता नहीं करते हैं। तो सही क्या हो जाएगा? 2, 4, 5। 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर किसमें है? डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर का क्वेश्चन 38, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश किस समिति ने किया? कौन सी समिति है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का सिफारिश किया? तो स से संवैधानिक और स से जानना है सिंघवी समिति। कौन जानना है? सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी पूरा नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 डी, डी मतलब ड्राइवर, और ड्राइवर को हम फोन क्यों करते हैं जी? यहाँ से घर जाना है तो ड्राइवर भैया एक तो सीट रख देना, सीटों का आरक्षण। तो ये हो जाएगा स्थानों का आरक्षण। ए मतलब फैल, निहरता, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी मतलब संरचना,
सी मतलब क्या जी, संरचना। और ई मतलब अवधि। ई मतलब क्या, अवधि। तो पहला का 4, दूसरा का 3, पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथा का 1। 43 21 किस ऑप्शन में है, देखते हैं भाई। 43 21, 43 21 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट। चलिए 40 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 40 नंबर के प्रश्न देखिए, पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ये करता है ग्राम सभा करता है। कौन करता है जी, ग्राम सभा। और ग्राम सभा किसी भी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर का, जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को कौन पद से हटा सकता है? तो कौन पद से हटा सकता है, कलेक्टर हटा सकता है। कौन हटा सकता है, कलेक्टर। चलिए अगला 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न ये रहा। देखिए, निम्न में से सत्य कथन की पहचान या चयन कीजिए। सत्य कथन, जिला पंचायत अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है। अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि कौन होता है जी, उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था, उपाध्यक्ष। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, सामान्य प्रशासन समिति का सभापति उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि कौन होता है, सामान्य प्रशासन का कौन होता है, अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, वन समिति का सभापति निर्वाचित सदस्यों में से कोई एक। ये बिल्कुल क्या है, राइट है। तो यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो लिखा है वो राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न, चलिए ये रहा 43 नंबर का प्रश्न। देखिए, प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति का गठन नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है, नगर निगम में नहीं होता है। नगर निगम में मेयर इन काउंसिल समिति का गठन होता है। चलिए, नगर पालिका परिषद में अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो 15 से कितना जी, 40। तो अधिकतम पूछा है तो उत्तर कितना आ जाएगा, 40 उत्तर। चलिए 45 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 45 नंबर का प्रश्न ये रहा। 45 नंबर का प्रश्न देखो, नगर निगम के महापौर के लिए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सत्य कथन। बैठक में उपस्थित 1/6 सदस्यों के बहुमत से नहीं, ये अनुमोदित करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। बैठक में उपस्थित कुल 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से कम हो। आधे से कम नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, अधिक। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बैठक में उपस्थित 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक हो। 2/3 नहीं, ये 3/2 नहीं, बल्कि कितना होना चाहिए, 2/3। ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसका उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम लागू है। कब से लागू है? तो 1956 से। कब से लागू है? 1956 से। चलिए 47 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा। 47 नंबर का प्रश्न, 2012 में गठित जिला नहीं है। तो 2012 में गठित जिला नहीं है बीजापुर। बीजापुर का गठन हुआ था 2007 में। कौन कौन से, बीजापुर और किसका जी, नारायणपुर का गठन 2007 में। और ये जो बलौदा बाजार, सूरजपुर, मुंगेली, इसका गठन हुआ है 2012 में। तो इसका उत्तर, राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 2007 में बीजापुर का गठन हुआ था, ना कि 2012 में। अगला 48 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ चरण किस जिले में स्थित है? तो कबीरधाम कवर्धा में है। कहाँ है? कवर्धा में। चलिए 49 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न, 49 नंबर का प्रश्न, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी नाम से जानी जाती है बारसूर। बारसूर। चलिए 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न, चलिए किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो तुरंत मैसेज करना है, ठीक है। राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है राजनांदगांव साइड से बनते बनते आया है। 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन सा एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल
सर्विस से बर्खास्त किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसको बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बर्खास्त किया गया था। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न हमारा 52 नंबर का प्रश्न सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर लेखक है, इधर क्या है? उनकी रचना या कृति है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण और प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? पहला का 2, पहला का 2, दूसरा का 3 और तीसरा का 1। ऑप्शन नंबर ये जो लिखा है सी में वो बिल्कुल राइट है। चलिए 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शासक के कार्यकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो वो शासक थे आलमगीर द्वितीय। ये जो प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 54 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 54 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय, बक्सर का युद्ध विंसी टाटा और बंगाल का युद्ध कार्टियर। तो यहाँ पर सभी सही है। 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि क्या है? राइट है। चलिए 55 नंबर का प्रश्न, हीरा चमकदार दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या दिखाई देता है? ये चमकदार दिखाई देता है। चलिए 56 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न ये रहा। 56 नंबर का हमारा प्रश्न देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रमेश चंद्र दत्त जी। इसके क्या हैं? लेखक हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और रोटी, जो कि यहाँ पर लिखा है कमल और चपाती। चपाती मतलब क्या है जी? रोटी ही है। ठीक है। 58 नंबर का क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग बार बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण एस कहा गया है। कथन ए, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। बिल्कुल क्या है? सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है। तो कथन, ये पहला कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न ये रहा हमारा। 60 नंबर का प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया है? ब्लड ग्रुप का खोज किया है। क्या किया है जी? ब्लड ग्रुप का इन्होंने पता लगाया है 1900 में और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि कौन जी? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। चलिए 63 नंबर के प्रश्नों की ओर आते हैं। 63 नंबर का प्रश्न ये रहा। 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं भाई। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सत्य कथन है, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। बिल्कुल सही है। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता। बिल्कुल सही है। कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 11% एवं प्रति व्यक्ति आय में 18% की वृद्धि हुई। ये क्या है? गलत है। तो 1, 2 और 3 क्या है? सत्य कथन है। हमें कौन सा कथन याद करना है? सत्य। तो 1, 2 और 3 क्या है? सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का प्रश्न। 64 नंबर का प्रश्न ये रहा हमारा। हाल ही में मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मनरेगा योजना का नाम बदलकर किया गया है पूज्य बापू ग्रामीण विकास योजना। 55 नंबर का क्वेश्चन, 2025 में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत ने किस टीम को हराकर चैंपियन का खिताब जीता है? चीनी ताइपे को हराया है और इसमें छत्तीसगढ़ की एक
खिलाड़ी बहुत चर्चा में है, उन्होंने 16 पॉइंट भारत के लिए अर्जित किए थे, संजू देवी। तो संजू देवी के बारे में पूरी जानकारी आपको ज्ञात होना चाहिए, पेपर में आ सकता है। संजू देवी जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा पोलैंड ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3 के द्वारा, किसके द्वारा? LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 67 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी यमुना की सहायक है, छिप्रा चंबल की सहायक है, वेनगंगा गोदावरी की और तवा किसकी? नर्मदा की। तो पहला का कितना जी? 2 और दूसरा का 1। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बिल्कुल सही है, 2 1 4 3। चलिए 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा। 68 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है यहाँ पर। चलिए 69 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। देखिए 69 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण एस कहा गया है। कथन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो 70 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं। 70 नंबर का ये रहा हमारा प्रश्न। 70 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी चीका प्रधान मिट्टी होती है, सही नहीं है पूछा है ना, तो ये तो बिल्कुल क्या है जी? सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। हिमालय क्षेत्र में ये जो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 71, सिंपलीपाल सबको पता है, उड़ीसा चर्चा में है। पचमढ़ी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक ये कहाँ है? मेघालय। तो पहला का 4 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा, एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है। चलिए 72 नंबर के प्रश्नों की ओर आते हैं। 72 नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? असम गेहूं के लिए नहीं, गेहूं के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जी? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश जूट के लिए नहीं, जूट के लिए कौन सा जी? पश्चिम बंगाल। जूट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल। केरल रबड़, ये बिल्कुल सही है। रबड़ के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल। गुजरात चाय नहीं, चाय के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? असम। असम की चाय ऐसा सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जांग की हड्डी। कहाँ की हड्डी? फीमर जांग की हड्डी। कान की हड्डी तो सबसे छोटी होती है, रेडियस ऑल्ना हाथ की हड्डी है। चलिए 74 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं। 74 नंबर का प्रश्न, चलिए 74 नंबर का प्रश्न ये रहा हमारा। 74 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये है स्थानांतरित खेती को पूछ रहा है कुमारी। दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान तो ये है वालतारे। उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत का ये है झूम। और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ डाहिया, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन बी में जो लिखा है बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए 75 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं भाई। 75 नंबर का प्रश्न देखिए, 75 नंबर का प्रश्न, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, सही है।
भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों क्या है यहाँ पर सही है। चलिए 76 नंबर के प्रश्न रसायन से है। देखते हैं भाई 76 नंबर के प्रश्नों को। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, अम्लराज HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो पहला का क्या हो जाएगा 3, पहला का क्या हो जाएगा 3, दूसरा का क्या हो जाएगा 2, तीसरा का 1 और चौथा का चौथा। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ऑप्शन 3214 बिल्कुल सही है। चलिए 77 नंबर के प्रश्नों की ओर देखते हैं। 77 नंबर का प्रश्न ये रहा। 77 नंबर का प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही सुमेलित नहीं है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय भुवनेश्वर, बिल्कुल सही है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये नागपुर नहीं बल्कि कौन सा है हैदराबाद है। कौन सा है हैदराबाद। तो सुमेलित नहीं है पूछा है तो ऑप्शन सी नंबर हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलिए अगला 78 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर के क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, उसके ऑप्शन इधर हैं। ठीक है 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कथन 1, सामान्यतः लोकतांत्रिक प्रणालियों संविधानवाद के दायरे में आती है, बिल्कुल सही है। संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्रदान होती है, बिल्कुल क्या है जी सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है जी सही है। ए और बी दोनों क्या है सही है। ठीक है, और ए और बी दोनों सही हैं और ए बी का स्पष्टीकरण भी है यहाँ पर। ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। आवाज जो आज सुनाई दे रहा है क्लियर कट आ रहा है आवाज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर 79 नंबर का प्रश्न, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था होती है, परिसंघात्मक व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए में ही दिया है। देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 26 में किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 26 में किया गया है। चलिए 81 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा कि भारतीय विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार कब लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया है। 82 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है, तो अलिखित एवं विस्तृत संविधान। अलिखित नहीं, भारत का संविधान क्या है लिखित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर का, निम्न में से कौन से मूल अधिकार के प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। इन सभी के बारे में और डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर है। 84 नंबर का उत्तर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, दोहरे दंड की धारा ये है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध ये भी है, यातना के विरुद्ध निषेध ये बिल्कुल नहीं है, ये हिस्सा नहीं है। चलिए 85 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा। 85 नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व के अंतर्गत नहीं है, तो गांधीवादी तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 42 नहीं है। चलिए 86 नंबर के प्रश्नों की ओर आते हैं। 86 नंबर का प्रश्न हमारा ये रहा। 86 नंबर का प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, नहीं प्रधानमंत्री में नहीं होती, किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल क्या है जी सही है। प्रधानमंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है।
ठीक है। अगला, नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए? नहीं, वो 6 महीना के पहले सदस्यता लेना जरूरी है। तो 2 और 3 क्या है? सत्य है। 2 और 3 क्या है? सत्य है। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन, ये तो सबके सब सही बनाए होंगे, उम्मीद है। कितने लोगों का सही हुआ है कमेंट करके बताना है। चलिए, भारत की संसद किनसे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। 88 नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में ही किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? ओमान का दिया गया है। ये 29वां नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कितने विदेशी देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को प्राप्त हुआ है? तो ये 29वां नंबर में कौन सा है? ओमान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इधर देखो, 89 नंबर का क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्न विषयों से संबंधित उपबंध है? किसी कर का अधिशोषण, परिवर्तन या विनिमयन, ये बिल्कुल क्या है? सही है। सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमयन, ये भी सही है। भारत की सिंचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर का क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो कौन बढ़ा सकता है? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। 91 नंबर का क्वेश्चन, 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश, तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10वां देश बन गया है। कितना देश बन गया है? 10वां देश बन गया है ब्रिक्स में शामिल होने वाला। ब्रिक्स में शामिल होने वाला कितने नंबर का देश बन गया है? 10वां बन गया है। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में दर्शन प्रवर्तक सुमेलित नहीं है? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के गौतम जी है, योग के पतंजलि है, वेदांत के जैमिनी नहीं है। वेदांत के अलग अलग व्यक्ति हैं, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो ये डी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। चलिए 93 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। उस किताब का नाम क्या है? रजमनामा है। उस किताब का नाम क्या है? रजमनामा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? तो भारत की पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? चलिए आप बताइए, कितने लोग इसमें तुक्का लगाए हैं कि करेंट पढ़ के आए थे? ये कमेंट करके बताना है। तो भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। कहाँ जी? उत्तर प्रदेश में। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 95 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सत्य विकल्प का चयन कीजिए। कथन आर, गांधी की सत्यता की तकनीकी दो सिद्धांतों पर निर्भर है, सत्य एवं अहिंसा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य पर ही कायम रहना, ये भी सही है। तो आर और एस दोनों सत्य है और कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 96 नंबर का क्वेश्चन। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये जो निम्न कालक्रम में विदेशी यात्रियों ने भारत में भ्रमण किया हुआ है क्रम से, तो सबसे पहले तो आया था इब्न बतूता आया था। कौन आया था जी? पहले नंबर में इब्न बतूता आना चाहिए। और सबसे अंतिम में आया था बारबोसा आया था। तो पहला में क्या होना चाहिए? 1 और अंतिम में क्या होना चाहिए? 4। पहला में 1 और अंतिम में 4 नहीं, पहला में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए और अंतिम में क्या होना चाहिए? 4। तो 3 और 4 दो ऑप्शन में है ना, 2 ऑप्शन में है। और उसके बाद आया था, उसके देखो पहला नंबर इब्न बतूता आया था, उसके बाद निकोलो कोंटी आया था, उसके बाद अब्दुल रजाक आया था, उसके बाद बारबोसा आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए 97 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 97 नंबर का क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? मतलब विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था, नील उपद्रव हुआ था। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
98 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्मारक और विशेषताएं। ताजमहल, तो ताजमहल है कंछाकार गुंबद है। क्या है जी? कंछाकार गुंबद है। ये फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी धरनी रूपी व्यापक प्रयोग हुआ है। ठीक है। गोल गुंबद, गोल गुंबद है पूर्व आधुनिक भारत में निर्मित विशालतम गुंबद। और शेर शाह का मकबरा पानी में बना है, पानी से घिरा हुआ है, ऐसा पढ़े होंगे। तो 4 का क्या होना चाहिए? पहला। और दूसरा का क्या होना चाहिए? दूसरा का होना चाहिए पहला। ठीक है। तीसरा का क्या होना चाहिए? तीसरा का होना चाहिए दूसरा। और चौथा का क्या होना चाहिए? तीसरा। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है बिल्कुल सही है। यदि आपको एक चीज पता होता, सासाराम का मकबरा झीलों के बीच बना है, ऐसा पढ़े होते तो पानी से घिरा हुआ ये यहाँ से बन सकता था, एक ही ऑप्शन में था। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 99 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को क्या किया था? वापस कर दिया था। ठीक है। अंतिम प्रश्न आज का, ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन मूलतः कहाँ किया था? तो बम्बई और मद्रास में किया था। कहाँ किया था? बम्बई और मद्रास में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।